नमस्कार, मैं हूं गरिमा बाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल। और आज देवभूमि के दंगल में बात होगी विकास की गंगा भगीरथी अलकनंदा को लेकर। आज देवभूमि उत्तराखंड के धर्मनगरी हरिद्वार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगीरथी गेस्ट हाउस का लोकार्पण किया है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अलकनंदा होटल की चाबी भी सौंप दी है। दोनों ही राज्यों के मुखिया ने 21 साल से विवादित चले आ रहे परिसंपत्ति मामले पर भी कई अहम बातें की है और सीएम योगी ने कहा कि अदालत के बजाय विचार विमर्श कर आपसी सहमति से ये मामला सुलझ रहा है और आज अलकनंदा होटल पर विवाद सुलझ गया है, आगे अन्य मामले भी सुलझ जाएंगे। तो वहीं विपक्ष राज्य सरकार पर यह आरोप लगा रहा है कि सरकार ने उत्तराखंड की भूमि पर उत्तर प्रदेश के लिए लग्जरियस गेस्ट हाउस बनवाकर उत्तराखंड के खाते में क्या आया है और विपक्ष उत्तराखंड को ठगा हुआ सा बता रहा है। हालांकि दोनों ही मुख्यमंत्री इस मामले को सुलझाने की कोशिश में लगे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 21 साल के बाद ये पहल की है। इसी को लेकर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट भी देखिए। सिंह रावत जी ने प्रारंभ की थी और ये प्रक्रिया चल रही थी, बातचीत आधिकारिक स्तर पर चल रही थी, चीफ सेक्रेटरी स्तर की बैठकें भी हो चुकी थी, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो नौकरशाही के स्तर पर नहीं बल्कि राजनीतिक समाधान निकालने होते हैं। और हम लोगों ने दोनों ने नवंबर 2021 में इस समस्या को बैठ करके आपसी सहमति से समाधान निकाला। आज कार्य यहाँ पर मुझे सौंपते हुए हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि एक समस्या का समाधान यहाँ पर जो हम लोगों ने आज से 4 माह पूर्व लखनऊ में कहा था, आज हरिद्वार में वो पूरा हो रहा है। ऐसे ही अन्य समस्याओं का समाधान भी हम इसी प्रकार से करेंगे। ये समस्या लगातार बनी हुई है, अलग अलग सरकारों के होने के कारण से इसका समाधान नहीं हो पा रहा था और पिछले 5 वर्षों में लगातार इसके लिए प्रयास होते रहे और इस बार अंततः नवंबर माह में सभी प्रकार के जितने भी इस परिसंपत्तियों से जुड़े हुए मामले थे उसमें 95% जो कुछ 5% रह गए हैं उन सब का भी जल्दी ही जो है समाधान हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पर सिंचाई विभाग की जमीनें हैं, उत्तराखंड बनने के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच 21 साल से परिसंपत्ति विवाद चल रहा था, लेकिन पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम योगी के साथ मिलकर इस मामले को सुलझाने की पहल की। 28 नवंबर 2021 को लखनऊ में बैठक हुई थी जिसमें परिसंपत्तियों का बंटवारा हुआ था और 2 महीने के भीतर मामला सुलझाने की बात कही गई थी। हालांकि 5 महीने बीत चुके हैं और अब तक तमाम मामले सुलझे नहीं। सिंचाई विभाग के भवन, जमीन हस्तांतरण, जलाशय और नहरों में वाटर स्पोर्ट्स की अनुमति भी अब तक नहीं मिल पाई है। बहरहाल सीएम योगी और सीएम धामी धीरे धीरे इन विवादों को सुलझा रहे हैं। इसी बीच आज भागीरथी गेस्ट हाउस का लोकार्पण किया गया जो अलकनंदा होटल के पास ही है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री का मानना है कि ये दोनों होटल दोनों राज्यों की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेंगे, लेकिन विपक्ष लगातार अन्य परिसंपत्तियों के मामलों को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। परिसंपत्ति विवाद में परिवहन निगम भी बहुत अहम है। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने इस मामले की जानकारी दी कि उत्तराखंड के सिंचाई विभाग को 55,100 से 13,000 हेक्टेयर जमीन और 4,000 इमारतों को लेकर दोनों राज्य में विवाद चल रहा था, जिन पर यूपी का कब्जा हो गया है। उत्तराखंड परिवहन विभाग को 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को लेकर अभी तक कोई हल नहीं निकला है। देखिए, उत्तर प्रदेश और जो उत्तराखंड का हमारा जो पुरानी परिसंपत्तियों का मामला था उसमें मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का और अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का। अभी मार्च में ही 105 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश से हमको मिला है, पहले भी मिला है, मगर जो अन्य देनदारी हैं उसमें भी हम बात करेंगे। जो अन्य मामले हैं छोटे छोटे उनका मैं परीक्षण करूंगा। वहीं विपक्ष का मानना है कि उत्तराखंड सरकार ने जनता के हितों के साथ कुठाराघात किया है। इस मामले में उत्तराखंड ठगा महसूस कर रहा है। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछले 22 सालों में परिसंपत्तियों के बंटवारे के लिए जो आज स्थिति है, ऐसी स्थिति कभी पहले थी भी नहीं। पिछले
साढ़े 5 साल से ये स्थिति है। कौन सी? भाजपा की सरकार केंद्र में, भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में और भाजपा की सरकार उत्तराखंड में। परंतु परिसंपत्तियों के बंटवारे के मामले में आज भी हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रही है भाजपा की सरकार? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड दौरा अगर इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सवाल ये उठता है कि परिसंपत्तियों के बंटवारे में अब क्या रोड़ा है? मुख्यमंत्री धामी और मुख्यमंत्री योगी ने अलकनंदा होटल के विवाद को खत्म कर दिया है। भाजपा का मानना है कि आगे भी परिसंपत्तियों के विवाद का निपटारा किया जाएगा। यूएस नगर, चंपावत, हरिद्वार में सिंचाई विभाग की सैकड़ों बीघा दोनों राज्यों के बीच विवादित जमीन है। 28 नवंबर 2021 को लखनऊ में हुई बैठक में यूएस नगर, हरिद्वार, चंपावत की 379.385 हेक्टेयर के उत्तराखंड को देने पर सहमति बन गई थी। बाकी जमीनों के स्वामित्व के लिए दोनों राज्यों द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण होना था। 2 महीने के भीतर सिंचाई विभाग की तरफ से आदेश पास होने से 5 महीने बीत जाने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। विपक्ष के मुताबिक उत्तराखंड की जनता के हाथ कुछ नहीं लगा है। अब देखना ये है विपक्ष के सवाल पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी और उत्तराखंड के सीएम धामी किस तरह जवाब देते हैं। के न्यूज इंडिया के लिए हरिद्वार से अभिषेक कुमार के साथ देहरादून से हिना आजमी की रिपोर्ट। तो आज देवभूमि के दंगल में आज हम इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे। परिसंपत्ति विवाद को लेकर इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में कई खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा। सबसे पहले उनसे आपको हम रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ में कुंवर जपेंद्र सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, देहरादून से जुड़ेंगे। और अमरजीत सिंह साहब हमारे साथ में हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये भी जुड़ेंगे। और अभिषेक कुमार हमारे संवाददाता हैं, हरिद्वार से हमारे साथ में लाइव जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत आज के हमारे इस कार्यक्रम में। शुरुआत कर लेते हैं भाजपा प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र जी के साथ में। जपेंद्र जी, आज की ये जो मुलाकातें हुई, ये जो 3 दिनों का दौरा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, इसमें अलकनंदा और भागीरथी को लेकर जो यहाँ पर इन दोनों ही होटल्स को लेकर, पर्यटक आवास गृह को लेकर जो भी समझौते हुए हैं, जो चाबी दी गई है, भारतीय जनता पार्टी तो इससे खुश नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष अभी भी सवाल उठा रहा है। क्या इसको शुरुआत माने परिसंपत्ति विवाद के खात्मे की? जो पिछले 20 वर्षों से 21 वर्षों से जो आपस में परिसंपत्ति के मामले उन्हें धामी ने प्रयास किया है। जो 2 कदम आगे निश्चित तौर से उत्तराखंड को अपने उत्तर प्रदेश के छोटे भाई की हैसियत से उसे उस अधिकारों को देने का बिल्कुल शुरू कर रहा है। बिल्कुल से सराहना चाहिए, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर विपक्ष इसे सराहेगा तो फिर वो विपक्ष किस काम, और अगर वो आलोचना करेगा तब वो विपक्ष के साथ किस काम। तो विपक्ष तो दोनों तरफ से अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा है कि अब अंदर से वो इस काम की महत्ता को देखते हुए इसे एप्रिशिएट भी करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं सकते। कर इसलिए नहीं सकते क्योंकि वो कांग्रेस है। उनकी रीति और नीति में अच्छे कामों की प्रशंसा है ही नहीं। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड की जनता ने भरोसा जताया है, विश्वास करा है भारतीय जनता पार्टी पर दोबारा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन शुरू से ही कहता आया है कि हम लोगों को उत्तराखंड को विकास के पथ पर आगे निकालना है। ये जनता की सरकार है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, आम उत्तराखंड वासी की सरकार है। हमें उस भरोसे को कायम रखना है और उसी दिशा में सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन विपक्ष की चिंता विपक्ष के लिए होनी चाहिए, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हमें विपक्ष के साथ सहानुभूति है, क्योंकि विपक्ष आज चाह कर भी अच्छे कामों की प्रशंसा नहीं कर पाएगा। ठीक है, विपक्ष यानी चाह कर भी प्रशंसा नहीं कर पा रहा है। अमरजीत जी, आप बताइए, कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि ये तो हमारे हिस्से में आना ही था, कोर्ट के अगर रास्ते भी हम जाते। अलकनंदा होटल की अगर हम बात कर लें, पर्यटक गृह की बात कर लें, तो वहीं भागीरथी को वो कह रहे हैं कि हमारी ही जमीन पर एक तोहफा दे दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को। तो फिर ये खात्मा कैसे हुआ, खात्मे की शुरुआत कैसे हुई विवाद के? क्या कुछ कहेंगे, कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? नहीं, निश्चित रूप से मुझे बताइए, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच में परिसंपत्ति जो विवाद है, क्या वो मात्र केवल एक गेस्ट हाउस को लेकर ही है? क्या हमारी कोई और मांग नहीं थी? क्या हमारी कोई परिसंपत्ति में और कोई विवाद नहीं थे?
कि मात्र उसमें उत्तराखंड ने उत्तर प्रदेश को जमीन मुहैया करा दी भगीरथी गेस्ट हाउस के लिए, और वहां पर उनका भव्य एक गेस्ट हाउस बन गया और उत्तराखंड को अलकनंदा मिल गया गेस्ट हाउस। तो क्या इसको मान लिया जाए कि ये सारे परिसंपत्ति विवाद सब खत्म हो गए? और जिस प्रकार से जपेंद्र जी कह रहे हैं, विपक्ष का काम है आलोचना करना, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। किस बात का अप्रिसिएशन करूं मैं, मुझे बताइए कि आप दोनों मिलके, आप दोनों से मेरा मतलब बड़ा भाई छोटा भाई जिसको आप कह रहे थे, साथ साथ डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार। जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, आपको सीधा यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कानपुर से तस्वीर दिखाते हैं। शहर में रहने वाले लोगों को आटा महंगा मिलेगा, सूजी महंगी मिलेगी, आपको पकौड़े बनाने वाला बेसन महंगा मिलेगा, सरसों का तेल, रिफाइंड, घी सब महंगा करा दिया। और बैंकों ने भी अब आपका इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, और लोन लेंगे तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा। आप 2014 से हिसाब लगाइए अभी तक कितना सेविंग में और फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट कम हुआ है। और फिर कानून व्यवस्था की तो बात ही मत करो। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे, जो कभी तमंचावादी कहते थे, जो समाजवादियों के सरकार को न जाने क्या कहते थे, आज बताओ तमंचा लगा करके 3,35,000 रुपए की लूट हो गई। ये क्या भारतीय जनता पार्टी का तमंचा था? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग तमंचा लगा रहे हैं? और इतनी लूट और इतना भ्रष्टाचार कभी उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं देखा होगा जितना इस बार देखने को मिल रहा है। और पुलिस मन मर्जी कर रही है। और पुलिस क्यों ना मन मर्जी करे? अगर पुलिस से आप चुनाव जीतना चाहोगे, कराना चाहोगे, बाद में वो मनमर्जी तो करेंगे। आप देखिए जिला पंचायत के चुनाव में क्या लूट हुई, एमएलसी के चुनाव में क्या नहीं दबाव बनाया गया। और आपके सामने घटना है ललितपुर की, एक पीड़िता जिसके साथ बलात्कार हुआ, वो अपनी फरियाद लेकर के आई, फिर बलात्कार हो गया उसके साथ। भाई दुनिया में ऐसी कहीं घटना हो सकती है? और तब घटना हो रही है जब बीजेपी की सरकार है। समाजवादी लोग अगर नहीं पहुंचे होते तो पुलिस के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई नहीं होती। मेरी फिर मांग है कि ऐसे लोग, पुलिस के लोग जो इसमें शामिल है, वो टर्मिनेट होना चाहिए। ये केवल ललितपुर में घटना नहीं हुई, आप चंदौली की घटना बताइए क्या हुआ वहां पर। एक परिवार में 2 बहनों को मारा, एक की जान चली गई, दूसरी अभी भी बीमार है, उसकी पिटाई की गई। और पुलिस कहानी बदल रही कि उसने फांसी लगा ली। सच्चाई तो यह है कि बीजेपी से अच्छा इनकी सरकार में पुलिस कहानी कभी नहीं बनाती। पुलिस कहानी बनाने में बहुत तेज है। कोई घटना होगी उसमें कहानी बना देंगे। इसलिए बेरोजगार, महंगाई और आपके पुलिस के कामकाज देख सकते हो। फेक इनकाउंटर में नंबर 1, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से जो नोटिस मिलती है उसमें नंबर 1, महिला आयोग से जो नोटिस मिलती हैं पुलिस को नंबर 1, अपराधियों की सूची में जो चुनाव लड़े बीजेपी नंबर 1। और इनकी सरकार में वैसे तो ये निशानेबाज हैं, लेकिन सोचिए एक आईपीएस फरार है, आईपीएस पे इनाम घोषित है। इसलिए ये सरकार कंटिन्यूटी की सरकार है। और कंटिन्यूटी की सरकार में कानून व्यवस्था लेकर के हर चीज बर्बाद कर दी सरकार। लखनऊ में जिस तरह विवेक तिवारी हत्याकांड हुआ, वहां पुलिस का इन्वॉल्वमेंट आया, चंदौली की बात करें, ललितपुर की बात करें, तो जो पुलिस को आखिर ये जो कुछ हो गया है, आपने भी सरकार चलाई है, इसका इलाज आप क्या देखते हैं? पुलिस से अगर पॉलिटिकल लाभ लेंगे आप, पुलिस को आप चुनाव जिताने में लगा दोगे और पुलिस को आप इसमें लगा दोगे कि आप चिन्हित करिए कि विपक्ष के लोग कौन है, उन पर क्या कार्रवाई की जा सकती है, तो वो अपनी मर्जी का काम तो थोड़ा बहुत करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि थाने अराजकता के केंद्र बन गए हैं और आए दिन शिकायत मिलती है, आए दिन पुलिस शामिल मिलती है कई कामों में। मान लीजिए आपके शहर की खबर है, तेल माफिया व अपराधी का पुलिस संज्ञाना। बिना पुलिस के कैसे गलत काम हो सकते हैं? ये आपके शहर की खबर है। सर, बुलडोजर को सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं योगी आदित्यनाथ,
और अब मदरसों में भी बुलडोजर चलना चालू हो गया है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि एक विशेष समुदाय को परेशान करने के लिए और पुलिस भी मुझे दुख है इस बात का कि जो चीजें पुरानी बनी हुई हैं, मदरसा है या किसी का घर है जो 20 साल 30 साल 40 साल पहले बना, उन पे ये बुलडोजर लेकर के जा रही है। बुलडोजर शहर को अच्छा नहीं कर रहे, ना अतिक्रमण हटाने के लिए कर रहे हैं, ये बुलडोजर इसलिए लेके घूम रहे हैं कि जिससे लोग डर जाएं। ये डराने के लिए, लोकतंत्र में दुनिया में इस तरह का नहीं होता होगा। इसलिए चुनाव भर हमने कहा कि ये सरकार आ गई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आप पे अगर स्टे है तभी बुलडोजर चल सकता है, कोर्ट की कोई परवाह नहीं करेगी सरकार। और अगर आपने कहीं नक्शा पास कराया है, अभी उदाहरण सामने आया है कि जिला पंचायत ने अगर नक्शा पास कर दिया तो केडीए भी पूछा है कि नक्शा पास करोगे कि नहीं करोगे। ये अधिकारी क्या दो नक्शा पास करेंगे लूटने के लिए? ये तो सरकार का निर्णय है। अगर कभी सरकार ने कोई निर्णय लिया होगा कि जिला पंचायत इस क्षेत्र में करेगा पास और केडीए इसमें पास करेगा। मुझे याद है जब एक अधिकारी यहाँ पे थी, कोई उन्होंने ऐसा फैसला ले लिया, पूरा का पूरा कानपुर का काम रुक गया था। आप कानपुर में जिस बिल्डिंग पे हाथ लगा दो आप उसको इलीगल साबित कर सकते हो। तो बीजेपी के लोग दल देख करके काम कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार खासकर मुसलमानों को परेशान करने के लिए काम कर रही है। बीजेपी की सरकार खासकर समाजवादियों पर और जात के आधार पर फैसला ले रही है। जात के आधार पर कभी ऐसे फैसले नहीं लिए गए। ये जो दूसरों को जातिवादी बोलते हैं वो सबसे बड़े जातिवादी निकले। घोर जातिवादी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सर एक सवाल है। सांसद ब्रिजभूषण सिंह ने कहा कि राज ठाकरे माफी मांगे उत्तर भारतीयों से, वरना अयोध्या में उनको घुसने नहीं दूंगा। पहली चीज। और दूसरा सवाल कि इनका इस अयोध्या या राम मंदिर में कोई योगदान नहीं है, क्या कहेंगे इस बयान पर? ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इस तरह के मुद्दे सामने लाती है जिससे जनता बुनियादी सवालों पर सवाल न कर ले। आज तक डीजल पेट्रोल जो महंगा हो गया उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। डीजल पेट्रोल से जो मुनाफा हो रहा है वो पैसा कहां जा रहा है। चर्चा इस बात की ना हो कि आपने अगर लोन ले लिया घर मकान बनाने के लिए तो उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अब आपको हमको पता ही नहीं कि स्टील कितनी महंगी हो गई है। और अगर आप हिसाब किताब देखोगे तो आम जनता को तो देना पड़ रहा है पैसा बढ़ करके, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनका मुनाफा नहीं कम हो रहा है। इस कोविड के समय पे भी किसी बड़ी कंपनी का मुनाफा कम नहीं हुआ। बीजेपी के लोग बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ खड़े हैं, उनका मुनाफा कम ना हो जाए, चाहे गरीब जनता को डीजल पेट्रोल स्टील आटा खाने की सामग्री तेल सब कुछ महंगा बिक जाए। जहां इतनी गरीबी हो, जहां लगातार गरीबी की खाई पैदा होती जा रही हो, वहां बताओ देश का एक उद्योगपति दुनिया में पहुंच गया आगे। सर यूपी की राजनीति जो है वो बेसिकली अब हिंदू मुस्लिम के नाम पर बढ़ती जा रही है। आपने जो सरकार चलाई है, अब जो मौजूदा हालात है वो कहीं ना कहीं जो है आजान पर आकर टिक गया है, हनुमान चालीसा पर टिक गया है। आपने भी सरकार चलाई है, क्या मानते हैं कहाँ कुछ कमी रहेगी? भारतीय जनता पार्टी बच गई, नहीं तो इसी चुनाव में उनको जनता ने सबक सिखा दिया था। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो समाजवादी लोग 3.5 लाख वोट से तो पीछे हैं। और अगर हमारे कार्यकर्ता, हम अब उसमें विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, उसमें एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। अभी भी इलेक्शन कमीशन ने कुछ विधानसभाओं के डेटा अपलोड नहीं किया अभी तक। इतने महीने चुनाव हो गए, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने डेटा अपलोड नहीं किया है। और डेटा अपलोड इसलिए भी नहीं हो सकता, हो रहा हो क्योंकि उन्हें मैनिपुलेशन करना है। भाई मैनिपुलेशन जब तक नहीं होगा तब तक डेटा कैसे डालोगे? आपका विधायक जीत गया, निकाल के बाहर कर दिया, रिजल्ट आपने अपने पक्ष में कर लिया, अब वो वोट कहीं तो दिखाओगे आप। तो सोचिए इलेक्शन कमीशन भी आपके साथ नहीं था, फेयर नहीं करा रहा था चुनाव। समाजवादी ने कोई भी शिकायत की होगी, उस शिकायत को नहीं माना और न जाने कितने वोट कट गए। और खासकर जो पन्ना प्रभारी थे उन्होंने चिन्हित कर करके ये समाजवादी लोग हैं, ये यादव हैं, ये मुस्लिम हैं, इनके वोट काट दो, या ये गैर बरादरी के हैं, ये मान लीजिए अमिताभ वाजपेयी मुनीष शुक्ला के करीब के लोग हैं, इनका वोट काट दो। बताओ वोट काटेंगे नहीं काटेंगे? तो ये वेल प्लान्ड चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि हार गए यूपी में, जनता इनके खिलाफ है।
अनिल जी, आपके सहयोगियों के बारे में बात कर ले कि सहयोगियों पर बार बार लगातार बयान आते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने तमाम लोगों से मुलाकात की। क्या सहयोगी जो चुनाव के पहले जैसे बने हुए थे आज भी वैसे हैं या बीजेपी जोरे डाल के उनको काटने में लगी हुई है? देखिए, बीजेपी तो कानपुर से आप सुन रहे थे सपा प्रमुख अखिलेश यादव को, जहां पर सरकार पर कई बड़े मुद्दों को लेकर हमला बोलते हुए नजर आए हैं और साथ ही महंगाई, बेरोजगारी और ललितपुर मामले पर भी उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। और अब अपनी खबरों की ओर बढ़ते हैं। खबर आपको हम बता देते हैं सबसे पहले उत्तराखंड से है, जहां पर चंपावत से उपचुनाव में लड़ेंगे इस बार पुष्कर सिंह धामी। तो सीएम धामी चंपावत सीट से लड़ेंगे उपचुनाव। देहरादून से यह बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर उपचुनाव चंपावत सीट से ही लड़ेंगे। बीजेपी ने धामी को चंपावत से अपना प्रत्याशी अब ऑफिशियली घोषित कर दिया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, कैलाश गैतोड़ी ने धामी के लिए अपनी चंपावत सीट छोड़ी है, वो पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और पुष्कर सिंह धामी चंपावत सीट से उपचुनाव में चुनावी मैदान में नजर आएंगे। देहरादून से अब बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए थे और जिसके बाद 6 महीनों के अंदर ही उन्हें चुनाव जीतना है और चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ेंगे पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि विधानसभा चुनावों में खटीमा से पुष्कर सिंह धामी को हार मिली और जिसके बाद अब उपचुनाव 6 महीनों के भीतर ही जीतना है पुष्कर सिंह धामी को और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो चंपावत सीट से चुनावी मैदान में और चंपावत से विधायक रहे कैलाश गैतोड़ी ने पहले ही अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो कैलाश गैतोड़ी का इस्तीफा पहले ही सामने आ चुका है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से पुष्कर सिंह धामी के नाम पर यह मोहर लगा दी गई है कि चंपावत से ही चुनावी मैदान में पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ेंगे। तो उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस दी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ में ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आखिरकार ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया गया और जो लिस्ट है वो भी सामने आ गई है कि चंपावत से ही चुनावी मैदान में रहेंगे पुष्कर सिंह धामी। राजेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कैलाश गैतोड़ी के इस्तीफा देने के बाद अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि उपचुनाव में चंपावत सीट से ही चुनाव लड़ेंगे पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में खटीमा से हारने के बाद अब चंपावत से इस बार चुनावी मैदान में है। इसके पहले कैलाश गैतोड़ी को यहां से जीत मिली थी, लेकिन पुष्कर सिंह धामी के लिए वो पहले ही अपनी सीट छोड़ चुके हैं और अपना इस्तीफा भी सौंप चुके हैं। और कैलाश गैतोड़ी ने सीएम धामी के लिए चंपावत की सीट छोड़ी है और अब इसी चंपावत की सीट से चुनावी मैदान में लड़ेंगे पुष्कर सिंह धामी। खटीमा से चुनाव हारने के बाद 6 महीनों के अंदर ही उन्हें चुनाव जीतना है और इसी के चलते बीजेपी ने अब कमर कस ली है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से सीएम धामी चंपावत सीट से लड़ेंगे चुनाव। हमारे साथ में राजेश वर्मा जी, ब्यूरो चीफ, एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आखिरकार ये बिल्कुल ऑफिशियल लेटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का सामने आ चुका है, जिसमें धामी को चंपावत सीट से प्रत्याशी घोषित किया गया। बिल्कुल, देखिए गरिमा, बड़ी खबर जो है हम अपने दर्शकों को बताती है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय से लेटर जो है वो जारी हो चुका है, यानी कि जो अधिकृत प्रत्याशी घोषित जो है वो पुष्कर सिंह धामी को कर दिया गया है। जो उपचुनाव जो होने हैं, क्योंकि 6 महीने के बाद जो है प्रोसीजर है कि जो मुख्यमंत्री है उनको चुनाव लड़ना अनिवार्य है, तो चंपावत सीट से जो है उनको प्रत्याशी के तौर पे जो है वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसमें अभी कांग्रेस ने अभी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, उसमें अभी संभवतः जो है वो आजकल में जो है घोषित कर देगी और 9 तारीख को जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है अपना नॉमिनेशन जो है वो दाखिल करेंगे। तो कहा जा सकता है कि बड़ी तैयारी जो है वो पुष्कर सिंह धामी की भी इस समय चल रही है, भाजपा की चल रही है, क्योंकि लगातार जो है वो चंपावत के दौरे भी कर रहे हैं, क्योंकि कठिन परीक्षा जो है इस बार भी उनकी है, क्योंकि अब उनको चुनाव जीतना जो है वो अनिवार्य होगा अगर उन्होंने मुख्यमंत्री की कमान आगे संभालनी है। तो एक कहा जा सकता है कि एक बड़े इंटरेस्टिंग चुनाव जो है वो इस समय चंपावत में देखने को मिलेंगे और प्रत्याशी के तौर पे जो है आज भाजपा पार्टी ने उनका नाम भी घोषित कर दिया है। बिल्कुल राजेश जी, ऑफिशियली उनका नाम जो है वो घोषित कर दिया गया, लेकिन जैसा आपने भी कहा राजेश जी कि ये चुनाव बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरह भीतरघात खटीमा में उनके साथ हुआ था, कहीं ऐसा ना हो, बेहद सटी हुई चंपावत बिल्कुल ठीक बगल में खटीमा के है। तो ऐसे में मुझे लगता है बीजेपी बहुत कोशिश करेगी, क्योंकि विपक्षी भी लगातार कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि चंपावत में भी इस बार पुष्कर सिंह धामी को हार मिल जाए। क्या लगता है इस बार चंपावत में कैसा रिजल्ट जो है वो सामने आ सकता है?
बिल्कुल, देखिए कांटे की टक्कर इसको कहा जा सकता है। अब जो है डिपेंड करता है कि विपक्ष किन प्रत्याशियों को उतारता है, क्या उनका किस तरीके से उनको देखा जाता है आम जनता के बीच में, क्योंकि अभी तक की अगर हमने देखा है तो जो 2022 के जो चुनाव हुए तो उसमें भाजपा को ही जीत मिली थी। कैलाश जतौड़ी जो वहां कर विधायक जो है वो जनता ने चुने थे, और लेकिन उनकी सहसम्मति से जो है वो सीट जो है उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए छोड़ दी, और वो इस चुनाव पर जो है उपचुनाव में जो है उसी सीट पर जो है वो लड़ने जा रहे हैं। और अब गरिमा देखना होगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस किस प्रत्याशी को उतारती है या और भी अन्य दल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी रास्ता अपना साफ जो है कर दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो भी अपना प्रत्याशी उतारेंगे। तो बहरहाल ये देखना होगा कि पहाड़ में जो एक सीट पे यानी कि उपचुनाव होना है तो उसपे अन्य जो दल है वो किन किन प्रत्याशी को उतारते हैं, और क्या प्रत्याशी के तौर पे जो आज नाम घोषित हुआ है पुष्कर सिंह धामी का, वो किस तरीके से अपनी विजय जो है वहां पर दर्शाते हैं, ये अभी देखना होगा। लेकिन आज जो है अधिकारिक तौर पे जो कहा जाता है कि पार्टी के तौर पे जो है उनका नाम जो है वो घोषित कर दिया गया है। अब उनको ही चुनाव लड़ना है, और किस तरीके का प्रयास जो है लोग लगातार धामी जो है चंपावत में करेंगे। और क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं उनकी जनसभाएं, रोड शो है उनके लगातार चल रहे हैं, और 9 मई को जो है तो वो नॉमिनेशन जो है वो दाखिल करेंगे, और 30 मई को जो है वहां पर चुनाव होने, और जल्द ही इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो अलग हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आखिरकार किसकी वहां पर जीत होती है। बिल्कुल, यानी नतीजों का इंतजार राजेश जी सभी को है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री इस बार चुनावी मैदान में है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये मुकाबला भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको बता दें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से पुष्कर सिंह धामी को चंपावत सीट से चुनाव लड़ने के लिए उनके नाम पर मोहर लगा दी गई है। देहरादून से खबर है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने चंपावत सीट से इस बार चुनाव लड़ेंगे पुष्कर सिंह धामी, और बीजेपी ने धामी को चंपावत से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो चंपावत सीट से ही चुनाव लड़ेंगे पुष्कर सिंह धामी, और 9 मई को अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नहीं बेटा, तो इधर रहने ले जाइए, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गर्मी के बीच पावर कट से हाहाकार, बिजली कटौती, हर तरफ कोहराम, शहर गांव में बत्ती गुल, लोग परेशान। कोयला खत्म, कैसे सुधरेंगे हालात? बिजली संकट लगातार, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। नहीं बेटा, तो इधर रहने ले जाइए, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के
के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं परिसंपत्ति विवाद को लेकर, जिसके चलते आज अहम बैठकें हुई हैं। भगीरथी और अलकनंदा पर्यटक आवास गृह को लेकर भी कुछ अहम चीजें हुई हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल भी मौजूद है। आपके पास थे जपेंद्र सिंह जी। जपेंद्र सिंह जी, आपने कहा कि विपक्ष का काम है आवाज उठाना और चीजों का विरोध करना, वो कर रहा है। अमरजीत जी, आप क्या कुछ कह रहे थे अपने जवाब में? आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। गरिमा जी, मैंने जैसे पहले कहा कि उत्तराखंड में परिसंपत्ति विवाद केवल और केवल अलकनंदा और भागीरथी का गेस्ट हाउस ही था या और भी कोई मुद्दे हैं? मैं हैरान हो रहा था जब अभी मुख्यमंत्री जी का मैं एक बयान सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि हमने 95% तक हमारे जो परिसंपत्ति के विवाद हमने सुलझा लिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि 95% किस प्रकार से उन्होंने कह दिया, कि जबकि आप देख लीजिए सुबह से लेकर अब तक चर्चा अगर केवल हो रही है तो वो केवल और केवल अलकनंदा और भागीरथी गेस्ट हाउस की हो रही है। और इनसे जब पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि इसके अलावा आपने क्या किया, तो बताने के लिए और कुछ नहीं है। केवल और केवल जिस प्रकार से आपने देखा अभी जपेंद्र जी गुणगान कर रहे थे, और जपेंद्र जी तो गुणगान कर रहे थे, ठीक है, वो मीडिया चैनल में बैठे हुए। उसके अलावा आप देखिए कार्यक्रम के दौरान जो आज कार्यक्रम हुआ हरिद्वार में, वहां पे सतपाल महाराज से लेकर के निशंक जी से लेकर के मुख्यमंत्री जी केवल और केवल उत्तर प्रदेश मॉडल की बात कर रहे थे, उसकी तारीफों की बात कर रहे थे। मैं तो अभी आपकी जो अभी ब्रेक चल रही थी, उस ब्रेक के दौरान मैंने देखा किस प्रकार से अखिलेश यादव जी जो है यूपी मॉडल की तारीफ करते हुए बता रहे थे कितना भ्रष्टाचार है, किस प्रकार से वहां पे कानून व्यवस्था की जो हालत है वो आपके सामने थे। उसी के बाद मैंने एक क्रम में और देखा आपके यहाँ कि 5:30 बजे का आपका कार्यक्रम आने वाला है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की क्या हाल है। तो ये तो अगर मॉडल, अगर उत्तराखंड वाले उत्तर प्रदेश को ये मॉडल मान के चल रहे हैं तो बहुत दुखद होगा। हमें ऐसा मॉडल नहीं चाहिए जहाँ कानून व्यवस्था ना हो, जहाँ घर घर और शहर शहर में बलात्कार की रोज खबरें आ रही हो, स्वास्थ्य सेवाओं का जहाँ बुरा हाल हो। इस प्रकार का अगर कोई मॉडल इनको भारतीय जनता पार्टी को मुबारक और रही होगी। परिसंपत्तियों की पूछूं अगर जपेंद्र जी से, तो इनसे पूछिए अगर हरिद्वार को लेकर के, चंपावत को लेकर के जो हमारा जमीनों का विवाद है उस पर इन्होंने क्या निर्णय लिया, इनको इस पर कोई रोशनी डालें तो मुझे खुशी होगी। जो हमारा तमाम 5700 हेक्टेयर भूमि जो हमें मिलनी थी उस पर क्या हुआ, कुछ है अपडेट तो हमें भी जानकारी दें। उसके अलावा आप देख लीजिए जो बैराजों का बुरा हाल है, जो उनका जीर्णोद्धार करना है, उस पर क्या चर्चा हुई, कोई आता पता नहीं। रोडवेज को लेकर के 203 करोड़ रुपए, 205 करोड़ रुपए उत्तराखंड का बनता था, मात्र 103 करोड़ रुपए उत्तराखंड को दे दिया गया। ऐसे एक नहीं तमाम मुद्दे हैं जिस पर की सोचने और एक व्हाइट पेपर मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी को जारी करना चाहिए, एक श्वेत पेपर जारी करे कि इन्होंने उस परिसंपत्तियों पर उत्तर प्रदेश के साथ क्या सहमति की है, वो जनता के बीच में जाना चाहिए। केवल और केवल अलकनंदा भागीरथी को लेकर एक दूसरे के गुणगान गाना और तारीफें करने से काम नहीं चलने वाला। और भारतीय जनता पार्टी अगर इस काम को नहीं करेगी तो विपक्ष के तौर पर हम मजबूती से जनता के बीच में जाएंगे। ये भी जपेंद्र जी कह रहे थे इनको सहानुभूति है विपक्ष के साथ, मुझे लगता है कि सहानुभूति विपक्ष के साथ नहीं, इनको उत्तराखंड की जनता के साथ करना चाहिए। जिस प्रकार से जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं, वो काम कांग्रेस पार्टी करेगी। जनता के बीच में हम जाएंगे, बताएंगे किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी झूठ का प्रचार कर रही है, सच्चाई क्या है उस बात को बताने का काम हम करेंगे। मुझे लगता है कुलदीप राणा जी हैं इस पर और अच्छी वो बात बताएंगे कि वो मेरे से ज्यादा वो जानते होंगे। कृपया मैं कुलदीप राणा जी से भी कहूंगा, बताइए कुलदीप राणा जी, क्या ये परिसंपत्ति का विवाद केवल गेस्ट हाउस ही था या और जो बाकी संपत्तियों के मामला है वो कब सुधरेगा? बिल्कुल अमरजीत जी कुलदीप राणा जी से हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं, एक बार उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद कुलदीप राणा जी को जोड़ेंगे। अभिषेक, आप बताइए, आज अभी आपने सुना यहाँ पर अमरजीत जी का कहना है कि आज सिर्फ जो बातचीत हुई है परिसंपत्ति को लेकर वो अलकनंदा और मंदाकिनी पर्यटक आवास गृह को लेकर हुई है, लेकिन उसके बाद बताया जा रहा है कि कुछ बैठकें भी हुई थी और आगे के विवादों को भी निपटाने की कोशिश, क्योंकि आज दोनों मुख्यमंत्रियों ने अपने संबोधन के दौरान कहा भी था कि हम जल्द से जल्द बाकी के जो विवाद बचे हैं इनको भी निपटा लेंगे। तो क्या लगता है कि क्या आने वाले वक्त में जल्द ही ये निपटेंगे? अभिषेक जल्दी से, उसके बाद कुलदीप जी के पास जाता है। देखिए गरिमा, आज जो विवाद सुलझा है वो काफी लंबे समय से चलता आ रहा था। पिछले 21-22 सालों से विवाद जो है परिसंपत्ति का वो चलता आ रहा था। दोनों ही सरकारें इसको लेकर के कोर्ट में जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद आम सहमति से
एक टेबल पर बैठकर दोनों राज्य इस तरह का अगर फैसला कर लेते तो एक नई पहल के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। साथ ही साथ विपक्ष क्या कहता है या सत्ता पक्ष जो है वो क्या कहती है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आम जनता इस बारे में क्या सोचती है। हरिद्वार में इस वक्त हम हैं, माँ गंगा के तट पर हम लोग खड़े हुए हैं। समाज सेवी, कुछ विधिजीवी लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ वो सोचते हैं जो परिसंपत्ति का बंटवारे के तहत अब अलकनंदा होटल और भगीरथी जो होटल है वो भगीरथ होटल उत्तर प्रदेश शासन को मिला है और अलकनंदा की चाबी जो है उत्तराखंड को सौंपी गई है। हमारे साथ सब वरिष्ठ समाज सेवी विशाल जी हैं, उनसे हम जानेंगे। सर, परिसंपत्ति का विवाद पिछले 21-22 सालों से चलता आ रहा था, लेकिन टेबल पर बैठ करके इसका जो है अब निपटारा हो गया है। क्या लगता है आगे भी जो परिसंपत्ति के बंटवारे हैं वो भी अब सुलझ पाएंगे? देखिए, सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को इस समय उत्तराखंड के बड़े भाई के रूप में देखा जाता है। आज योगी आदित्यनाथ जी हरिद्वार में आए और उन्होंने कहीं ना कहीं सभी जानते हैं कि देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से माँ गंगा की जो धारा है वो प्रवाहित होती है। तो आज कहीं ना कहीं अलकनंदा जो उत्तराखंड के पास रहा और भागीरथी पर्यटन आवास के रूप में उत्तर प्रदेश ने एक नया आवास गृह बनाकर अपने लिए तैयार किया है। और सितंबर में ही पिछले योगी आदित्यनाथ जी ने धामी जी को बुलाकर परिसंपत्ति के बंटवारे के लिए उच्च लेवल पे बात करी थी और आज पूरी तरह से उन्होंने जो अलकनंदा और भागीरथी है उसका बंटवारा कर दिया। अलकनंदा को उत्तराखंड को दे दिया गया और भागीरथी जो है वो उत्तर प्रदेश के पास रहेगा। तो एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि माँ गंगा के तट पे आप सभी जानते हैं कि माँ गंगा के कारण ही 1500 किलोमीटर जो है माँ गंगा वो उत्तर प्रदेश आती है और करीब करीब 2500 किलोमीटर की दूरी गंगा सागर और गंगोत्री के बीच की है। तो परिसंपत्तियों का बंटवारा होना एक बहुत अच्छी बात है और जनता जो है इस चीज से खुश है और हम लोग जो है इस चीज का स्वागत करते हैं। तो ये आम जनता है और भी लोग हैं जो जिनका ये कहना है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है और जो फैसला दोनों सरकारों के बीच में सहमति से बन गया वो एक बड़ी बात है। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं जो परिसंपत्ति का जो बंटवारा हुआ है, अब क्या लगता है आगे जो परिवहन का है और भी जो डैम का जो अभी मामला चल रहा है वो भी बैठ करके सुलझा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री संबोधन में अपने कह चुके हैं। हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी व माननीय योगी जी द्वारा जो भी ये समझौता हुआ है परिसंपत्तियों के संदर्भ में, उम्मीद है भविष्य में भी जो परिसंपत्ति विवाद है वो सब निवारण हो जाएगा। तो यही राय है सबकी, गरिमा। और आप देख सकते हैं ये तमाम जो लोग हैं, ये आम जनता है, उनका सीधे तौर पे मानना है कि ये जो परिसंपत्ति विवाद है, जिस तरह से ये फैसला है, आगे भी कहीं ना कहीं जनता भी कहीं ना कहीं इस फैसले से जो है वो खुश नजर आ रही है और वो चाहती है कि परिसंपत्ति विवाद जो है उसका निपटारा हो जाए और जो भी चीजें जिस प्रदेश के हिस्से की हैं वो उसे सौंप दी जाए। कुलदीप राणा जी हमारे साथ में मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुलदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत आज के हमारे इस कार्यक्रम में। कुलदीप जी, अभी आपने सुना, मुझे याद है कल की डिबेट में भी आप हमारे साथ में थे और कल जब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि अभी तो उमा सिसोदिया जी भी हमारे साथ में थी आम आदमी पार्टी की ओर से, उन्होंने भी कहा था कि जब केंद्र में प्रदेश में दोनों ही बीजेपी की सरकार है तो जल्द से जल्द इसका निपटारा हो जाना चाहिए, जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता भी ये कह रहे थे कि हाँ होना चाहिए। लेकिन आज अमरजीत जी कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ और सिर्फ 2 होटलों की बात है, जबकि बहुत सारे। मुझे लगता है कि क्या विपक्ष को ये सोचना चाहिए कि ये शुरुआत है, अब इससे आगे बात बढ़ेगी, या फिर वाकई में अभी यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि सिर्फ होटलों से बात नहीं बनने वाली, और भी चीजों के निपटारे आज होने चाहिए थे? कुलदीप जी, आवाज आ रही है आप तक हमारी? कुलदीप जी, आप अनम्यूट करें। जी गरिमा, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज पहुंच रही है, अपनी बात पूरी करें। जी बिल्कुल। हाँ, कल भी हमने इस बहस को आगे बढ़ाते हुए चर्चा की थी और जिन बिंदुओं पे चर्चा रही, मैंने कल भी ये बात कही थी। स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस ने जो सवाल उठाए हैं विपक्ष के तौर पर वो सवाल वाजिब हैं, लेकिन यहाँ हमें ये भी गौर करना होगा कि ये उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा है और उत्तराखंड की 4 विधानसभाओं में पहली और तीसरी विधानसभा जो है वो कांग्रेस के पास रही है और दूसरी और चौथी विधानसभा भाजपा के पास रही है। यानी कि 10-10 साल दोनों राजनीतिक दलों ने उत्तराखंड पर राज किया है। और उस दौरान कई बार ऐसे अवसर भी आए हैं जब शुरुआत में जब प्रदेश में एनडी तिवारी की सरकार थी तो केंद्र में अटल बिहारी के बाद इनकी यूपीए गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की सरकार आ गई थी।
तो ये भी दौर रहा है। और क्योंकि समस्याएं, मैंने तब भी कहा था इस बात को लेकर के, मैंने जोर दिया था कि जो समस्याएं शुरुआत में ही सर उठा रही थी उनका उस वक्त ही समाधान क्यों नहीं कर दिया गया, जो आज 22 साल के बाद ये समस्याएं इतने बड़ी विकराल रूप में सामने आ चुकी हैं। अब यहाँ गरिमा गौर करने वाली बात यह है कि जिन परिसंपत्तियों की बात हम कर रहे हैं उन परिसंपत्तियों की 20 साल पहले 22 साल पहले स्थिति क्या थी, उन परिसंपत्तियों का जो मूल्यांकन था वो क्या था और उन मूल्यांकन का आधार क्या था, और वर्तमान समय में उस मूल्यांकन का आधार क्या है और उन परिसंपत्तियों की कीमत कहां से कहां पहुंच चुकी है। दूसरा, आज के मैच जो कार्यक्रम रहा है यहाँ पे भागीरथी होटल जो गेस्ट हाउस बना है उत्तर प्रदेश का, उसके लोकार्पण का, उस कार्यक्रम में मैं भी उपस्थित रहा हूं और मुझे यहाँ एक बात बड़ी अच्छी लगी क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जो कि बड़ी बेबाकी से बातों को कहते भी हैं और स्वीकारते भी हैं, और उन्होंने इस बात को बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि जब ये मामला हमारे संज्ञान में आया तो हमने देखा कि ब्यूरोक्रेसी ने इसमें, नौकरशाही ने इसमें बड़े पेंच लगा रखे और कई सारे निर्णय ऐसे थे जो ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर हल नहीं होने थे, उनका राजनीतिक हल ही तलाशा जाना था। ठीक है, लोकतंत्र में कि यह सबसे बड़ी खूबी होती है कि जो नियम और कानून के जो जाल में कई सारी चीजें, जो जनहितकारी चीजें फंस जाती हैं, फिर राजनीतिक हल जो है उनके रास्ता निकालता है और ये बड़ी अच्छी कोशिश रही। लेकिन उन्होंने इशारों में एक बड़ी बात भी कही कि इसकी शुरुआत त्रिवेंद्र रावत ने की थी, बिल्कुल, है ना। और चूंकि बात आगे बढ़ती उससे पहले राज्य उत्तराखंड में ये भी सत्य किसी से छुपा नहीं है कि उसके बाद 2 मुख्यमंत्री बदल दिए गए। तो कोई भी योजना जब आगे बढ़ती है, परवान चढ़ती है, तो अब जब इस तरह के राजनीतिक हालात उत्पन्न हो जाते हैं तो चीजें, व्यवस्थाएं प्रभावित होती हैं। उत्तराखंड में प्रभावित रही, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कल भी थे, योगी आदित्यनाथ आज भी। हालांकि उत्तराखंड की भी स्थिति यह है कि यहाँ से पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा अच्छा प्रयास किया और शुरुआत के समय में भी वो परिवहन निगम में उन्होंने कुछ अच्छे प्रयास किए और कुछ परिसंपत्तियों को लेकर के कुछ पैसा उत्तराखंड के हिस्से में आया और अभी कुछ और पैसा उनको उत्तराखंड के हिस्से में आया है। लेकिन यहाँ मैं कहूंगा गरिमा कि दोनों सरकारों की खामियां रही हैं उत्तराखंड में, लेकिन अब पुष्कर सिंह धामी को थोड़ा अवसर दिया जाना चाहिए। हालांकि अभी 1 महीना हुआ है, 1.25 महीना हुआ है उनको दोबारा से सरकार में आए हुए, और उन्होंने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के साथ परिसंपत्तियों के मामले में जो गंभीरता दिखाई है, हमें इस मामले में थोड़ा सा पुष्कर सिंह धामी के रवैये को, उनकी कार्यशैली को थोड़ा सा हमें देखना होगा, परखना होगा, क्योंकि इतनी जल्दी ये इतना 22 साल पुराना मामला है, इतनी जल्दी ये सुलझ जाए इतनी आसानी से ये दिखता नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री ने भी इस बात को स्वीकारा है कि ब्यूरोक्रेसी ने इस पे कई पेंच लगाए थे। तो ये ब्यूरोक्रेसी मात्र उत्तर प्रदेश की नहीं है, उत्तराखंड की भी है। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं गरिमा, हमें ये बहुत, आज का जो पूरा कार्यक्रम था उसमें एक घटना ने मुझे बड़ा प्रभावित किया। वो घटना ये थी कि आज उत्तराखंड के हरिद्वार में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री भी थे और उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में उपस्थिति के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सबसे वरिष्ठ और सबसे ताकतवर नौकरशाह अवनीश अवस्थी, जो अपर मुख्य सचिव हैं और अपर मुख्य सचिव गृह हैं जी, वो उस कार्यक्रम में उपस्थित थे और उस कार्यक्रम में वो अपने मुख्यमंत्री के लिए जितना दौड़ भाग कर रहे थे और जो पसीने पसीने वो हो रहे थे उस कार्यक्रम में, इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ब्यूरोक्रेसी को किस तरह से कस के रखा हुआ है। वहां अन्य अफसर भी आए हुए थे और जिस तरफ से उनका जो एक प्रॉपर ड्रेस कोड था उस कार्यक्रम में, तो इससे साफ दिख रहा था कि योगी आदित्यनाथ ने ब्यूरोक्रेसी पर जो हम लगाम लगाने वाली बात कहते हैं, अक्सर जो सवाल उठते हैं, वो लगाम किस तरीके से लगा के रखी। वहीं जब मैं उत्तराखंड की तरफ देख रहा था तो मुझे आश्चर्य हुआ कि मुझे उत्तराखंड का एक भी अफसर नहीं दिखाई दिया, जबकि मैं देहरादून में रहता हूं, मेरा रोज सचिवालय जाना होता है, अधिकांश सारे ब्यूरोक्रेट्स को, नौकरशाहों को मैं जानता हूं, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा परिचित चेहरा नहीं दिखाई दिया सिवाय डीएम हरिद्वार के। तो ये बड़ा अंतर है। ये पुष्कर धामी को थोड़ा सा लगाम लगानी होगी, चीजों को लेकर के लगाम कसनी होगी, तभी हम राज्य के हितों को लेकर के निर्णायक स्थिति में पहुंच सके। कुलदीप जी, मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। आप विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद नहीं करता कि मेरी बात का जवाब देंगे। मुझे बताइए, क्या ये गेस्ट हाउस जो आपस में इन्होंने अदला बदली किया है या एक अलग जनता उत्तराखंड को मिला है, इससे यह मान लिया जाए कि अब सारे विवाद निपट गए हैं? और दूसरा एक बात आपने और कही कि ये विवाद जो है 22 साल पुराने,
तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये जब उत्तराखंड बना हमारा, तो ये जो परिसंपत्तियों का दंश था, ये दिया कौन सी पार्टी ने था? मैं ये पूछ रहा था, किस पार्टी ने गैर अगर समस्या एक आज दी थी, तो ये उस वक्त सरकार कौन सी थी? 2 राज्य और बने थे साथ में, झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, लेकिन परिसंपत्तियों का विवाद केवल और केवल उत्तराखंड के हिस्से में आया, उत्तर प्रदेश की वजह से आया। और शासक अगर गैर राजनीति का मामला था तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो कि इन्होंने ये नया ये भी दंश हमें दिया। तो इस बात के लिए जिम्मेदार क्या कांग्रेस पार्टी है, या आज केवल हम ये मान के चले कि आज जो मीटिंग हुई हरिद्वार में, ये अब हमारे परिसंपत्तियों का विवाद समाप्त हो चुका है, बाकी हमें भारतीय जनता पार्टी से कोई श्वेत पत्र नहीं मांगना चाहिए कि बाकियों का क्या हुआ। ठीक है अमरजीत जी, जवाब ले लेते हैं, आप जवाब ले लेते हैं। कुलदीप जी वो आपसे जवाब चाहते हैं, आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं इस पर। नहीं, मैंने देखिए अमरजीत जी, मेरा स्पष्ट मानना यह है कि यहाँ हम ये तय नहीं कर रहे बैठे हैं कि पाप किसका और पुण्य किसका, है ना। जो 20 साल पुरानी 22 साल पुरानी गलतियां हुई हैं, अगर उन गलतियों पर बहस करके इन सारी गलतियों के परिणाम सुलझाए जा सकते हैं, तो आइए बैठते हैं, रोज बहस करते हैं, चर्चाएं हो जाती हैं। लेकिन अभी लेकिन ये देखिए अमरजीत सिंह जी, भाई जो लूट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी वाले बवाई लूट रहे हैं, उसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मैं उनका इस पर हम जपेंद्र जी से जवाब लेंगे ना अमरजीत जी इस पर जपेंद्र जी जवाब देंगे। कुलदीप जी को अभी जल्दी से सुन लेते हैं, उसके बाद जपेंद्र जी आते हैं आपके पास। हाँ, मैंने आपसे पहले भी कहा कि कटघरे में दोनों हैं, और मैंने यह भी कहा कि योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह बात स्वीकार करी कि इस पूरे कार्य इसकी शुरुआत परिसंपत्तियों को लेकर के त्रिवेंद्र रावत ने की थी, ठीक है ना। अब उसके बाद उत्तराखंड में जो इस राजनीतिक हालात बने, दोषी कौन है? भारतीय जनता पार्टी है, ये किसी से छुपा नहीं है। इसके लिए भाजपा के जो प्रवक्ता है या भाजपा के कोई क्या तर्क पेश करे, प्रस्तुत करेगी, है ना। ये तो सत्य है कि भाई 2 मुख्यमंत्री भाजपा ने दिए हैं, सरकार भाजपा की रही, लेकिन नेतृत्व तो नहीं रहा ना, नेतृत्व बदलता गया। उत्तर प्रदेश में नेतृत्व स्थायी रहा। अगर यही स्थायी नेतृत्व उत्तराखंड में भी होता तो शायद ये बहुत सारी चीजें सुलझ चुकी होती। तो कटघरे में तो भाजपा भी है यहाँ पे, बिल्कुल भाजपा के साथ साथ, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी। अमरजीत जी आप सवाल उठा रहे हैं, आपको भी मौका मिला था, आप भी सत्ता में रहे, क्योंकि उत्तराखंड में तो सिर्फ कांग्रेस और भाजपा 2 पार्टियों ने ही राज किया है। तो अगर बीजेपी ने गलती की थी, तो आज अगर बीजेपी वाहवाही लूट भी रही है अपनी गलती को सुधारने की, तो आपने क्यों ये मौका छोड़ दिया? जब आप सत्ता में थे तो आप भी इस पर समझौते करा सकते थे ना। ठीक है, आपके पास अमरजीत जी आपके पास आएंगे। जपेंद्र जी कहना चाह रहे हैं, आपकी बारी आ चुकी, प्लीज जपेंद्र जी को लेते हैं, उसके बाद आपके पास। हाँ जपेंद्र जी, अभी आपने सुना कांग्रेस पार्टी से अमरजीत सिंह को, वो कह रहे हैं कि आप तो सिर्फ वाहवाही लूट रहे हैं, कागजों पर काम हो गया, लेकिन धरातल पर कब होगा? क्या सिर्फ एक होटल की अदला बदली, वो अदला बदली कह रहे हैं, वो समझौता नहीं कह रहे उसको, क्योंकि उत्तराखंड की भूमि पर ही भगीरथ होटल भी बनाया गया है, पर्यटक आवास गृह बनाया गया है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कह रही है? पहले तो हम एक मिनी श्वेत पत्र इन्हें दे देते हैं सरकार की तरफ से, ताकि इनकी संतुष्टि हो जाए। सवाल सिर्फ गेस्ट हाउस का नहीं है, जितने भी हमारे अन्य परिसंपत्ति के सभी में उत्तराखंड के हक का बहुत अच्छे निर्णय आने हैं। आज तो आने का श्वेत पत्र नहीं हुआ करता, क्या कर दिया है उस पर श्वेत पत्र जारी होता है। बीच में नहीं, हम बिल्कुल बीच में नहीं बोलते हैं। श्वेत पत्र, मिनी श्वेत पत्र आप दे रहे हैं, तो सुन रहे थे, हमारी आवाज बीच में बोलने की नहीं है। जब हम बोले तो सुनिए प्लीज, जब आपका टर्म आएगा तो आपके टर्म पे हम आपको सुनेंगे, ठीक है। तो ये तो एक मिनी श्वेत पत्र तो आप ले लीजिए कि आपको रात को नींद आनी चाहिए, इसकी व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करनी है। और निश्चित तौर से हमें इस बात का ख्याल रहता है कि विपक्ष को रात को नींद अच्छी आए। विपक्ष का दिन का चैन भले ही छिन जाए, लेकिन रात में नींद विपक्ष को अच्छी आनी चाहिए, उसका ख्याल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को है। तो वो आप निश्चिंत रहें, आने वाले समय में बहुत अच्छे निर्णय आएंगे। और जिस तरह से हमने अभिषेक जी को देखा, अभिषेक जी हरिद्वार में आम पब्लिक के बीच में जाके पब्लिक के व्यूज ले रहे थे, और जिस तरह से पब्लिक के व्यूज आए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली, मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली और इस तरह के निर्णयों का स्वागत करा। तो भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए काम करती है, प्रदेश के लिए काम करती है, और वो हमारा एक नैतिक कर्तव्य भी है, हमारा एक राजनीतिक और सामाजिक कर्तव्य भी बनता है, और जिसका भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने किए हुए वायदों की तरफ और जनता के भरोसे पर खरा उतरने का निरंतर प्रयास करती रहेगी। अब आते हैं हम कुलदीप जी की बात में, ठीक है। कुलदीप जी ने दोनों ही दलों को कटघरे में खड़ा करा, तो ये एक
लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हम उसे नकारते नहीं हैं। अगर कहीं हमसे पूर्व में कुछ गलतियां हुई होंगी तो निश्चित तौर पे हमारा कटघरे में आना लाजमी है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान में युवा मुख्यमंत्री, जोश से भरे हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सही रास्ते पर जा रही है, उत्तराखंड को प्रगति के पथ पर आगे ले जा रही है, विकास का एक नया आयाम छूने का प्रयास कर रही है और जनता से किए हुए वादों को, भरोसों को कायम करने का भरकस प्रयास कर रही है, तो इसका भी स्वागत होना चाहिए। हमसे अगर कभी हमें कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया गया तो हम उससे भागेंगे नहीं, उससे नकारेंगे नहीं, हम अपनी भूलों को स्वीकार करेंगे, लेकिन अपनी भूलों को सुधारेंगे और प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी के संगठन की और सरकार की एक नीति और नीति ना। लेकिन जपेंद्र जी, एक भी सवाल का जवाब उन्होंने जपेंद्र जी ने नहीं दिया। मैं वही बोलने जा रही हूँ, मैं उस पर लूंगी जवाब, मैं उसके लिए ही बोलने जा रही थी। अमरजीत जी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जपेंद्र जी, लेकिन सवाल ये ना कि आज एक होटल की चाबी भले ही उत्तराखंड को सौंप दी गई, अगर विपक्ष ये सवाल उठा रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी जवाबदेही बनती है, आप सत्ता में, आप सरकार में हैं, कि आखिर जो बाकी के मसले बाकी रह गए हैं, क्या सिर्फ वाहवाही लूटने के चलते आज इतना बड़ा जो इवेंट के तौर पर क्रिएट किया गया, या फिर जो बाकी के मुद्दे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़े अमाउंट को लेकर यहाँ पर बातचीत है और बहुत पुराना विवाद है, तो सिर्फ एक होटल की चाबी सौंपने से क्या संतुष्टि उत्तराखंड की जनता को मिल जाएगी? सवाल तो ये भी है ना। जपेंद्र जी, इसका जवाब दीजिएगा जल्दी से। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में योगी जी ने जो कर दिखाया है, क्या योगी जी सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए काम करते हैं? योगी जी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। और योगी जी ने जिस तरह से कहा है, उत्तराखंड को अपने छोटे भाई की हैसियत से उसके अधिकारों को देना शुरू करा है, और धामी जी ने भी एक छोटे भाई के अधिकार स्वरूप अपनी बात आगे रखी है और उन बातों को योगी जी ने आगे बढ़ाया है। तो आपको क्या लगता है कि योगी जी का राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक व्यक्तित्व ऐसा है कि वो सिर्फ प्रचार प्रसार के लिए ऐसा करेंगे? तो हमें इस पे आपत्ति है। ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। और जो हो रहा है वो दोनों के राज्यों के भले के लिए हो रहा है, और जो भविष्य में जो निर्णय आने हैं तो निश्चित तौर पर आप और हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी बेसिकली कहीं ना कहीं जपेंद्र जी की बात से यही निकलकर सामने आ रहा है कि देखिए, अगर योगी आदित्यनाथ जी भी हमारी पार्टी के ही हैं और वो अगर कह रहे हैं कि हम करेंगे तो बिल्कुल होगा, क्योंकि अब ना तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ कह सकते हैं और उत्तराखंड तो अपना है ही। खैर, अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक हमारे संवाददाता हरिद्वार में मौजूद है। अभिषेक, आपके साथ में कुछ लोग थे, उनसे भी जानिए, क्योंकि आज हमने अभी चर्चा की जहां पर लगातार विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ एक होटल की चाबी सौंपी गई है, तो क्या इसको हम माने कि और भी जो इतना बड़ा विवाद परिसंपत्ति को लेकर है ये अब खत्म होगा? क्या नजर आ रहा है ऐसा? भविष्य में इसकी उम्मीद जताई जा सकती है? लोगों की राय जानिए। गरिमा, बिल्कुल आज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री जब साझा कॉन्फ्रेंस इन्होंने की, तो इन्होंने अपने पत्रकारों के सवाल के साथ साथ ये भी बात कही कि अभी तो ये एक पहल के तौर पे है और आगे भी जो वाद विवाद उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच में परिसंपत्ति को लेकर के है, वो कहीं ना कहीं बातों से ही सुलझा ली जाएंगे। कुछ और घोषणाएं भी की हैं। आम जनता की जहां तक राय है उनसे जान लेते हैं। इन्होंने जो जनता हमारे साथ है, उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड अलग हुआ, इन्होंने राज्य को बनते हुए देखा है, तो क्या कुछ ये इन लोगों का मानना है? सर, आपसे जानते हैं कि क्या आपको लगता है ये जो परिसंपत्ति का विवाद ये अभी सुलझाया गया है, आज जो अलकनंदा होटल की चाबी उत्तराखंड को सौंपी गई, आगे भी जो मसले हैं परिवहन को लेकर, बांध को लेकर या अन्य और जो मसले हैं वो सुलझ पाएंगे? उत्तराखंड राज्य एक आंदोलन के संघर्षों से जन्मा हुआ राज्य है, राज्य निर्माण के। और आज जिस प्रकार अधिकांश संपत्तियों पे उत्तर प्रदेश का कब्जा है और अभी भी अधिकांश जो समझौते हो रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के हित में हो रहे हैं, और आज भी जिस प्रकार से अलकनंदा नामक होटल को उत्तराखंड सरकार को दे करके और एक नया होटल बना करके उत्तर प्रदेश सरकार को सुपुर्दी में दिया गया, ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है। जिसे कह लो कि हमें अफसोस होता है कि हमने आज उत्तराखंड का निर्माण करा और उसके लिए संघर्ष के लिए अंजाम दिया। जीर्ण शीर्ण मरी गिरी अवस्था में ना जाने कब किस भूकंप के झटके में ये धराशायी हो जाए। आज ऐसे होटल को लेके उत्तराखंड के नुमाइंदे गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है।
देखिए, मिलीजुली राय यहाँ से प्रतिक्रिया मिल रही है। कुछ का मानना है कि ये ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये ऐतिहासिक फैसला नहीं है, काफ़ी देर इसमें हो चुकी है और उत्तराखंड को जो संपत्ति बंटवारा है वो कुछ ना कुछ बाहर की तरफ उनको संपत्ति देनी चाहिए थी। वो अलकनंदा होटल की संपत्ति जो अपने पास जो बिल्कुल, यानी जनता के भी मिलीजुली प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रही है। हालांकि जो विपक्ष कह रहा है वो लगातार सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कागजों पर तो फैसले हो गए, धरातल पर फैसले कब होंगे और असल में परिसंपत्ति विवाद का खात्मा कब होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो सवाल यही कि आखिर कब सुलझेंगे परिसंपत्ति के विवाद, क्योंकि आज जिस तरह से बैठकें हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलकनंदा पर्यटक आवास गृह की चाबी भले ही दे दी हो पुष्कर सिंह धामी के हाथों में, लेकिन अभी भी जनता इससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मिलीजुली प्रतिक्रिया जनता की भी सामने आई और विपक्ष भी लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहा है। आज की हमारी इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।